एलएसी जहां पर यह तनाव है, आप समझते हैं ना, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ, इसको कई सेक्टर्स में बांटा गया है। ईस्टर्न सेक्टर जो कि अरुणाचल की तरफ है, मिडिल सेक्टर जो कि उत्तराखंड से लगा हुआ इलाका और उधर जाता है डेमचौक तक, और उसके बाद वेस्टर्न सेक्टर। एक क्विक रिव्यू इसका करते हैं, जल्दी से समझते हैं कहां कहां पे प्रॉब्लम है, और उसके बाद अपने मेहमानों के पास चलेंगे। सर, आप लोगों के पास आ रहा हूं, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों के लिए जल्दी से इसको दोहरा देता हूं। ये क्या है, देखिए आप, लंबाई इसकी 3488 किलोमीटर, हिंदुस्तान इसका तस्वुर करता है 3488, हालांकि चीन इसको 2000 किलोमीटर ही मानता है। क्यों मानता है, उस पर आगे बात करेंगे। और जब आप इधर चलते हैं, जरा इधर आइए, हिंदुस्तान के नक्शे को देखिए। इधर जब आप देखेंगे, ये अक्साई चीन वाला हिस्सा जिसको भारत अपने नक्शे में दिखाता है, ये भारत के साथ 62 की लड़ाई के बाद चीन इस पर काबिज है। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसमें ये वेस्टर्न हिस्सा है जिसको आप इधर दे रहे हैं, लद्दाख से जुड़ा हुआ। जब आप यहां आते हैं, यहां मतलब डेमचौक के नीचे आते हैं, यहां काराकोरम से लेकर काराकोरम से होता हुआ जब यहां डेमचौक तक आता है, ये इसका वेस्टर्न सेक्टर है। जब यहां आप नीचे आ जाते हैं तो ये इसका मिडिल सेक्टर है, और इधर अरुणाचल की तरफ जहां ये ब्लिंक कर रही है मैक मोहन लाइन, ये है इसका ईस्टर्न सेक्टर। सबसे पहले ईस्टर्न सेक्टर के बारे में बात करेंगे। ईस्टर्न सेक्टर यहां आप देख रहे हैं, मैक मोहन लाइन सूटेबिलिटी के हिसाब से माना, सूटेबिलिटी के हिसाब से नहीं माना। चीन यही करता है, जब उसको किसी चीज का एहतराम करना होता है उसको सूट करता है, मानता है, नहीं करना होता नहीं मानता। मैक मोहन लाइन फिलहाल अरुणाचल के साथ वो ये कहता है, एक जमाने में उसने जाओ एंग लाई ने इसको माना था, लेकिन बाद में सूटेबिलिटी के हिसाब से उन्होंने नहीं माना। अब अगर इसमें आप आते हैं, मैकमोहन रेखा की बात करें, ये 890 किलोमीटर है अरुणाचल के साथ, यहां तिब्बत से लगा हुआ ये जो बॉर्डरिंग रेड लाइन आपको दिख रही है, ये है मैकमोहन लाइन। और यहां पर खास तौर से जिन 3 जगहों को लेकर विवाद है, उनमें से एक है असाफिला। असाफिला एक्चुअली एक फॉरेस्ट एरिया है, बहुत करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर का। लॉन्गझू उसके बाद दूसरा हिस्सा आप देख रहे हैं। ये तीनों ही इलाके आप यहां देख रहे हैं, असाफिला, लॉन्गझू और तवांग, ये 3 जगहों पर इधर ईस्टर्न सेक्टर में विवाद गाहे बगाहे वक्त पर होता रहा है। कभी भारतीय पेट्रोल कर रहे ट्रूप्स को रोकने की कोशिश हुई, कभी वहां पर, और आपको यह भी मालूम होगा 1962 जब शुरू हुआ था तो ईस्टर्न सेक्टर से ही शुरू हुआ था। 8 से 90 किलोमीटर लंबी रेखा, और जैसा मैंने आपको बताया, इसको वक्त पर माना गया और नहीं माना गया जब चाहा गया। 100 स्क्वायर किलोमीटर पर विवाद है, किसी का नियंत्रण नहीं, कई बार पेट्रोलिंग पर विवाद। असाफिला को लेकर यह जानकारी आप ले लीजिए। लॉन्गझू को लेकर जानकारी है कि 1962 के बाद चीन का कंट्रोल यहां पर रहा है, और फिर बाद में यह हुआ कि लॉन्गझू में जो हिंदुस्तान की पोस्ट होती थी उसको 10 किलोमीटर साउथ में करना पड़ा। 1962 के बाद, जैसा मैंने आपको बताया, यह खास तौर से चीन के कंट्रोल वाला हिस्सा रहा है। और यहां जरा ध्यान दीजिए, मिगतुन, ये 2.5 किलोमीटर का हिस्सा इंडो चीन का एक ऐतिहासिक बॉर्डर। लॉन्गझू में पहले भारत का, जैसा मैंने आपको बताया, पोस्ट था, तो ये मिगतुन, और इसके पहले मैंने जो आपको बताया लॉन्गझू, और यहां आप देख रहे हैं, यहां जहां शुरुआत हुई थी असाफिला, ये तीनों जगहें वो जगहें जहां पर ये कभी भी शोले भड़कते रहे हैं। असल में इस पूरी लाइन को अगर आप देख लें, लद्दाख के ऊपर से शुरू हुई ये लाइन जहां अरुणाचल तक पहुंचती है, कहां पर क्या ड्रैगन किस वक्त करेगा, किस जगह पर एक्चुअली आपका ध्यान खींच रहा होगा और किधर आपको चकमा दे देगा, आप नहीं जानते। लिहाजा यहां हर जगह हिंदुस्तान को सतर्क रहने की जरूरत है। और पहले इसी सेक्टर के बारे में मैं बात भी करूंगा। क्या इधर जब बातचीत चल रही है, उधर भी आप देख रहे हैं लगातार जहां के उसकी एयर स्ट्रिप थी वो एयरपोर्ट बना रहा है, एयरपोर्ट को और अत्याधुनिक कर रहा है, सिविल को ऐसा कर रहा है कि उसका डुअल इस्तेमाल हो सके। एक्चुअली चीजें किधर जा रही हैं? जनरल चतुर्वेदी, आपके साथ में बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूं। वेयर आर वी, और ये 12वें दौर की बातचीत क्या यील्ड करेगी? ये आपने 2 सवाल 2 डिफरेंट सेक्टर के बारे में कहा है। पहले तो मैं बताता हूं कि ये जो एयरपोर्ट है, कोई भी एयरपोर्ट, इसका यूटिलाइजेशन चाहे मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए हो या सिविल एयरक्राफ्ट के लिए हो, उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। और जो उनके ब्लास्ट पैड्स हैं, वो अगर वो वहाँ पर बना रहे हैं तो ये बिल्कुल प्योर मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए हो जाता है। और जहाँ तक, जैसा कि आपने बताया कि पिछले साल उसने हिमाकत की थी वेस्टर्न सेक्टर में, जबकि ईस्टर्न लद्दाख में, तो ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार वो एरिया ये 3488 किलोमीटर में कहीं पे भी हो सकता है। तो इस भी उतना ही वल्नरेबल है जितना कि वेस्ट है।
एंड मेरे हिसाब से सेंट्रल इवन इनसे भी ज़्यादा वल्नरेबल है, वो उसके बारे में हम लोग बाद में बात कर सकते हैं। दूसरा सवाल जो आपने किया कि 12वें राउंड का, देखिए ऐसा है कि मेरा मानना है कि चीन जो है सिर्फ एक भाषा समझता है, वो पावर की। जब आप कैलाश रीच पे बैठे हुए थे तो उसने आपकी बात सुनी और उसने पहली बार इतिहास में वो नॉर्थ बैंक से पीछे विड्रॉ हुआ था, क्योंकि वो चाहता था कि हम लोग कैलाश रीच खाली करें। अब उसके बाद जो 12 राउंड है, ये इसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा आशा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बातचीत होगी तो गोगरा हाइट्स और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में हो सकती है, कि जो हमारा 15 से 17 तक का जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, वहाँ तक हमें जाने की हम लोगों को एक्सेस जैसे पहले थी वो मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। तो मुझे उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि जब तक उसके अगेंस्ट आपके पास कोई एक सॉलिड पॉइंट नहीं होगा जिससे कि वो थोड़ा सा बेंड कर सके, वो चाइना आपकी बातें इधर से उधर सुन देगा। और जो आपने दिखाया कि पीएलए का वो हो रहा है, ये सब वो अपने लोगों को खुश कर रहा है। सर, तो यहाँ पे जब ये बातचीत हो रही है, ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही 12वें दौर की बातचीत में, और कर्नल डिन्नी, क्योंकि आप वहां पर उस इलाके की खासियत जानते हुए आप समझ सकते हैं कि बातचीत एक्चुअली क्या हो रही होगी, और चीन का स्वभाव समझते हुए आप पोस्टेड रहे उस इलाके में। 11 दौर का रिव्यू आपका क्या तजुर्बा क्या कहता है, और आज क्या हासिल हो सकता है, या फिर अभी हम इस सिलसिले के लिए तैयार रहें, काफी लंबे सिलसिले के लिए? जी दिनेश जी, अभी तक जो है ये 12वीं बार कोर कमांडर लेवल की बातें हो रही है। इससे पहले 10 राउंड पे मेजर जनरल लेवल की बात हुई है, 55 टाइम जो है ब्रिगेड कमांडर के तौर पे बात हुई है, और 1450 हॉटलाइन कॉल्स हुए हैं पिछले मई से लेकर अब तक। तो ये क्या दिखाता है कि चाइना जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। यहाँ से जो प्रॉब्लम उन्होंने खड़ा किया था, उस प्रॉब्लम से हटने के लिए वो टाइम ले रहा है, और वो डेलिब्रेट प्लानिंग की तरफ से वो डिले करते जा रहा है। और ये क्यों करते जा रहा है, इसके लिए भी हमने, जब हम ये प्रॉब्लम शुरू भी हुआ था और तब भी मैंने ये कहा था, ये एकदम से वो नहीं हटेंगे। अगर एकदम से हट जाएंगे तो उनको पास जवाब नहीं होगा कि भाई आप आए किस लिए थे, किस पर्पज से वापस आए थे। दूसरी बात जो है वो एक टैक्टिस है टेस्ट करने की, कि भारत का जो थ्रेशोल्ड है वो कहां तक रहेगा, कितने देर तक वो, जिस तरह से जो मैचिंग डिप्लॉयमेंट जो हुआ है, कब तक इसी तरह से इंडिया कर सकता है। आप एक बात मानेंगे, और ये जनरल चतुर्वेदी, मैं तो इस मामले में लेमैन हूं, आप आर्मी वेटरन्स हैं, आप बेहतर समझते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ताकत की भाषा समझने वाला एक्चुअली ये चाह रहा था कि हमारे पास जो एडवांटेज है, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, वो उस पर उसको एहतराम कर रहा था, और जैसे ही उसको लगा कि उधर उसको पर्याप्त ढील मिल चुकी है, तो फिर वो एक्चुअली अपने असली रंग में आ गया। मैं इसको जरा समझूंगा। जनरल कुलकर्णी, क्या आप इसको देखते हैं कि इसके बाद से उसकी रंगत बहुत बदली हुई है? दिनेश, हम लोगों ने समझना चाहिए, अगर मैं कहूँ, क्योंकि जो आप पूछ रहे हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोंगजू का जो इलाका है, उसके सामने अभी चीन ने पूरा का पूरा एक मॉडल विलेज बना के रखा है। असाफिला का जो एरिया है वो उसमें हमेशा थोड़ा अनबन रहती है, वो चलता रहता है। जहाँ की तवांग का जो सवाल है, वो ये कहते हैं कि जो छठे दलाई लामा थे वो वहाँ पैदा हुए हैं, और उसके कारण उनका हक बनता है, क्योंकि हिंदुस्तान ने कहा है कि तिब्बत उनका भाग है। तो ये जो जिस हिस्से की बात कर रहे हैं, प्लीज उस ग्राफिक्स को चलाइए, दिखाइए किस जगह की वो बात कर रहे हैं, और उसके बाद वो अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे, प्लीज सर। हाँ, तो दिनेश, और इसके बाद अभी जो आप 12th राउंड ऑफ टॉक्स की बात कर रहे हैं, तो चीन जो है ये बार बार इस तरह की कार्रवाई करता रहेगा, क्योंकि चीन का मकसद है बगैर लड़े जीत हासिल करना, किस प्रकार से हिंदुस्तान के ऊपर दबाव बनाए रखना। और जब नॉर्दर्न साइड ऑफ पंगांगसो और सदर्न साइड ऑफ पंगांगसो में जब उसको लगा कि शायद अब उसकी दाल नहीं गलने वाली है, तब वो मान गया। जहां तक कि हॉट स्प्रिंग और गोगरा का सवाल है, वहां पे थोड़ा बहुत डिसएंगेजमेंट जरूर हुआ है। मैं ये कहूंगा थोड़ा बहुत डिसएंगेजमेंट जरूर हुआ है। देपसांग में तो जिस तरीके से हम सोचते थे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन इन दोनों में जहां भी आज के टॉक्स की बात है, मुझे थोड़ा सा लगता है थोड़ी सी एक किरण है, एक होप है कि शायद वो कहीं पर भी हो सकता है दोनों में से एक इलाके पे पीछे हटने की सोचेगा। क्यों? क्योंकि उनके जो कमांडर टॉक्स के लिए आते हैं वो ऐसा जनरल है जो तकरीबन 8 साल से उसी इलाके में है। हम लोगों को तो बदली होते रहते हैं, उनके टेन्योर होता है, तो उसका जो जनरल है वो 8 साल से उधर है और 12 के 12 टॉक में वो शामिल रहा है। तो उसको मालूम है
कि क्या करना है और वो किस प्रकार से शी जिनपिंग, जो कि अभी तिब्बत के इलाके से वापस गए हैं, उन्होंने भी लगा है उन्हें कि शायद हान पॉपुलेशन जो है उनको दिक्कत आ रही है, इसलिए उन्होंने तिब्बतन के साथ हाथ बढ़ाने की कोशिश की है। या आप भी हमारे पीएलए के अंदर आइए, और नहीं करेंगे तो हम एक तरीके से डिक्टेट करेंगे कि हर एक परिवार से एक आदमी आकर के करे और हमारी मदद करे। बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है जो जनरल चतुर्वेदी दे रहे हैं। ये सुनिए बहुत ध्यान से, ये चाइना की चिंता है, तिब्बत को भरोसे में लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये नाकाम कोशिश साबित होगी, लेकिन दूसरी एक अहम बात यह भी बताई गई कि देखिए दर्जनवा राउंड है अगर, तो 12 साल से वहां एक ही जनरल है जो उस पूरे मामले को देख रहा है, उसको मालूम है कि सिरा कहां था बातचीत का और उसी को लेकर वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन जनरल चतुर्वेदी ये भी कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि 2 खास जगहें, ये गोगरा और हॉट स्प्रिंग, इनमें से एक जगह पर वो शायद यील्ड कर देगा। ये उम्मीद हम लेकर आगे चल सकते हैं। अचल मल्होत्रा साहब के पास जाऊं उससे पहले मैं बता दूं आपको, पीओके से जो एक्टिविस्ट दिखाई दे रहे हैं, 6:30 बजे एक बेहद बड़ा खुलासा पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान 5 अगस्त को लेकर क्या प्लान कर रहा है, इसको लेकर एक बेहद बड़ा खुलासा टीवी9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स के साथ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स किस बात को रिवील कर रहे हैं 6:30 बजे आप ये देखने वाले हैं। और इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन एक बार फिर से चीन की उस चर्चा की तरफ आपको ले चलूंगा। 12वें दौर की बातचीत, हासिल क्या, कहां खड़े हैं, आगे क्या, कहां कहां पे डिस्प्यूट है इस पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के अलोंग, और कौन इस डिस्प्यूट के लिए दोषी है। अचल मल्होत्रा साहब वहां से, जबकि भारत ने यह क्लियर कर दिया था कि ये जो आप डॉट्स बना देते हैं, ये ऐसे डॉट्स हैं जिसमें आप अपनी मर्जी से लाइन भी खींच लेते हैं और ये हमको मंजूर नहीं है। वहां से लेकर आज तक का हमारा ये दौर, एक्चुअली सर हम रिसीविंग एंड पर ही रहे हैं। आगे हमको क्या करना चाहिए, कहां पर हमारे लिए सबक था और कहां पर हम अभी एज ले सकते हैं सर? देखिए दिनेश जी, हमारे बहुत ही वाइस डिफेंस के पैनलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत ही ग्राफिक डिटेल्स में इसकी जो डिफेंस इम्प्लीकेशंस है उसके बारे में बात करी है। आप अगर मुझे अलाउ करें तो मैं आज थोड़ा सा फिलोसॉफिकल होकर बात करूंगा। मुझे लगता है कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जो डिस्प्यूट्स फॉर एवर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है वो धीरे धीरे उसी कैटेगरी में जा रहा है, डिस्प्यूट फॉर एवर। ये रिजॉल्व नहीं होगा जब तक चाइना की तरफ से जो है बहुत ही एक क्लियर इंटेंशन नहीं होगी इसको रिजॉल्व करने की। दिस इज अ डिस्प्यूट फॉर एवर, जब तक इंटेंशंस क्लियर नहीं होंगे। अचल साहब का सिग्नल चला गया था, हाँ बात पूरी कीजिए सर। हाँ आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। मैं ये कह रहा था कि आज ही मैंने सर विंस्टन चर्चिल की एक कोटेशन देख रहा था जहां उन्होंने कहा कि सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, करेज टू कंटिन्यू इज व्हाट काउंट्स द मोस्ट। तो जो करेज की बात करी ना उन्होंने, वही भारत इस समय दिखा रहा है कि पूरे अपने उससे जोश के साथ, करेज के साथ हम इस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। यहाँ से आगे वही होगा जो हमारी जो इच्छा शक्ति हमसे करवाएगी, और वो इसका नुमाइशा जो हमने मुजाहरा वो पिछले 2 साल में करके दिखा दिया है। अब हम तैयारी कर रहे हैं चाइना को 1-on-1 लेने की, बल्कि जहां तक हो सके उससे थोड़ा आगे ही बढ़ने के, भाई चाहे वो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस हो, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो। तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, हमें किसी तीसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, क्योंकि किसी भी तीसरी कंट्री जो पावरफुल कंट्रीज है उनके बॉर्डर्स नहीं लगते हैं हमारे, जैसे हमारे और चाइना के बॉर्डर्स लगते हैं। और किसी से हमें इंटरवेंशन की वैसी उम्मीद नहीं। हाँ, मॉरल, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट मिलती रही है, मिलती रहेगी, वो बहुत अच्छा है। वो अपने आप में एक बहुत ही इंटरनेशनल ओपिनियन हमारी फेवर में होगा तो वो भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। सर ये जो आपने कहा है ये एक ऐसी बात है जिस पर ठहर कर लोगों को सोचना चाहिए, और ये बहुत बड़ी बात कही अचल मल्होत्रा साहब ने कि एक देश के तौर पर हमने पिछले 2 सालों में अपना रिजॉल्व दिखा दिया है। ना तो आपकी सफलता आपकी आखिरी सफलता होती है कोई भी, और ना ही आपका कोई फेलियर, आपकी कोई नाकामयाबी आखिरी होती है। एक विल जो आपको कंटिन्यू करने के लिए, वो साहस जो आपको आगे जाने के लिए प्रेरित करे, वही सबसे अहम होता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।